सदनम सुताश्च सुदिया कांता प्रियं भाषिणी सन्मित्रं सुधनम स्वयोषितिरति चाज्ञापरा सेवकाः आतिथ्यं शिवपूजनम् प्रतिदिनं मिष्टान्नपानं गृहे साधो संगमुपासते हि सततम् धन्यो गृहस्थाश्रमः धन्यो गृहस्थाश्रमः। रामायण में हम देख रहे हैं कि महर्षि विश्वामित्र राम लक्ष्मण को लेकर जो शिव धनुष्य को देखने के लिए मिथिला नगरी में आ गए। मिथिला नगरी में आने के बाद आतिथ्य हुआ और जो शिव धनुष्य है वो देखने की इच्छा करने के बाद शिव धनुष्य भी दिखाया मिथिला नरेश ने। और दिखाने के बाद महर्षि विश्वामित्र की आज्ञा से उसको उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाने लगे तो उसको तोड़ दिया, यानी टूटा। वो तोड़ने के लिए नहीं उठाया था, वो टूटा। उसके बाद मिथिला नरेश यानी जनक राजा ने जो भी पन किया था उसके मुताबिक मेरी बेटी सीता मैं राम को देने के लिए अभी तैयार हूं। और सीता भी माला लेकर आती है, लेकिन राम और लक्ष्मण, राम देखते हैं विश्वामित्र की तरफ और फिर बोलते हैं राजा दशरथ यानी मेरे पिताजी को बुलाओ और बाद में मैं विवाह करूंगा। ये विनय है। सीता जैसी सुंदरी यौवना वह मिलती है, बहुत सारे राजे आ गए उनको नहीं मिली, राम को मिलती है। फिर भी उनका संयम है, धैर्य है और वो राजा दशरथ को बुलाने के लिए बोलते हैं। और राजा दशरथ को मैसेज दिया जाता है, स्वयं उनके मंत्री जाते हैं मिथिला नरेश के और वो सविस्तर बताते क्या क्या हुआ और बहुत ही विनय पूर्वक बोलते कि आप आ जाओ मिथिला नगरी में। तो दशरथ राजा ससैन्य और सपरिवार आ जाते हैं मिथिला नगरी में। उधर उनका आतिथ्य होता है और जो भी जनक राजा और दशरथ राजा में जो संवाद है वो बहुत ही हृदय भरा है, वो पढ़ने जैसा है। ये आपका ही घर समझो, ये मेरी बेटी आपकी बेटी है और आपका पुत्र मेरा बेटा है। तो इस प्रकार एक दूसरे में दुरावा नहीं है, दूरी नहीं है, पूरे एक दूसरे से शरीर से भी मिले, मन से, हृदय से मिले, अंतःकरण से मिले और बहुत ही एकरूप हो गए। बाद में विवाह संपन्न होता है और विवाह करने के पहले मिथिला नरेश यानी जनक राजा बोलते हैं कि सीता को मैं राम को देता हूं और लक्ष्मण को उर्मिला दे देता हूं और अपने भाई कुशध्वज उनको भी बुला लेते हैं और उनकी जो दो बेटियां हैं मांडवी और श्रुतकीर्ति वो भरत और शत्रुघ्न को दे देते हैं। उनका एंगेजमेंट हो जाता है और तुरंत विवाह की तैयारी होती, विवाह भी होता है। यानी राम को सीता, लक्ष्मण को उर्मिला, भरत को मांडवी और शत्रुघ्न को श्रुतकीर्ति, ऐसा चारों का विवाह हो जाता है, बहुत ही धूमधाम से हो जाता है।
वैसे एक दूसरे को देने का चांस यही होता है, ऐसा समझकर कुछ दहेज भी दिया जाता है। और ये सब होने तक ये जो धनुष्य की टूटने की आवाज है वो परशुराम को आ जाती है। परशुराम ने ये धनुष्य टूटा हुआ सुनकर, कौन क्षत्रिय है कि ये धनुष्य तोड़ा, और मैं उसको आह्वान देना चाहता हूं। तो परशुराम जी आते हैं और आह्वान दे देते हैं कि मेरे पास अभी ये वैष्णव धनुष्य है, इसको भी प्रत्यंचा चढ़ाकर दिखा दे। ये अगर दिखाएगा तो मैं तुम्हें एक भेंट दे दूंगा, युद्ध की भेंट। भेंट कैसी है? युद्ध के ललकारने के लिए भेंट दे देता हूं, ये भी उठा ले। अभी कोई बड़ा बोल देता है और आज्ञा रूप बोलता है तो सुनना ही होता है। तो राम नमस्कार करते परशुराम जी का, और नमस्कार करते भी थोड़ा उधर लक्ष्मण और परशुराम जी का वाद विवाद भी होता है, लेकिन आखिर में राम उस धनुष्य को उठाते हैं और प्रत्यंचा चढ़ाकर बाण लगा देते हैं। और परशुराम जी भी युद्ध के लिए ललकारते हैं। तो उधर दशरथ राजा है, जनक राजा है, बाकी तो चिन्हभिन्न हो जाते हैं कि अभी ये क्या होगा। और युद्ध के लिए ललकारने के बाद परशुराम जी को श्री राम बोलते हैं कि मैंने ये धनुष्य पर बाण चढ़ाया, लेकिन इसको मैं कहां मारूं? ये बाण तो फेल नहीं जाएगा, ये राम का बाण है। तो परशुराम जी बोलते हैं कि मैं अभी जो भी तूने करके दिखाया, ये बहुत आश्चर्य की बात है, ये कोई भी क्षत्रिय नहीं कर सकता था, लेकिन तूने करके दिखाया। और निश्चित ही ये धनुष्य उठाने वाला दूसरा तीसरा कोई नहीं मैं देखना चाहता था। ये विष्णु का ही अवतार हो सकता है, विष्णु का ही रूप हो सकता है। और ऐसा समझकर उन्होंने नमस्कार किया है राम को, और वो चले गए। वो बाण छोड़ देते, और वो छोड़ने के साथ साथ परशुराम जी चले जाते हैं, दूर देश में चले जाते हैं। अब इसका सविस्तर अभ्यास करना आप। लेकिन रामायण, अभी विवाह का समारंभ संपन्न हो गया, और जो भी वर्णन रामायण में दिखाई देता है बालकांड में, वह वर्णन, वह कुटुंब व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, एक दूसरे में संबंध कैसे होने चाहिए, एक दूसरे से लगाव कैसा होना चाहिए, संबंध और व्यवहार, बोलना चलना, उनका लेन देन कैसा होना चाहिए, ये सब बातें उधर बताइए। कुटुंब में हर एक का एक रोल होता है, भूमिका होती है। तीनों जो दशरथ राजा की पत्नियां है, जो कौशल्या है, कैकेयी है और सुमित्रा है, वो कैकेयी थोड़ी बालिश होने के साथ साथ अल्लड़ है। अल्लड़ यानी शुरुआत में बुद्धि नहीं चलाती, बुद्धिमान नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन शुरुआत में कभी कभी भूल जाती है बुद्धि चलाना। और वो बालिश है, छोटी होने के कारण अभी तक प्रौढ़त्व नहीं आया है, ऐसा उधर दिखाई देता है। लेकिन कपटी नहीं है। कौशल्या का सभी पर एक जैसा प्यार है। सवत यानी सौतन होने के बावजूद भी सुमित्रा और कई पर जैसे बहन है, उनकी भूले, उनके दोष, उनकी गलतियां वो पेट में ले लेती है। राम अपना व्यवहार करते हैं कैकेयी के साथ, सुमित्रा के साथ, या तो अपनी माता के साथ, बिल्कुल जैसे माता के साथ ही व्यवहार कर रहे, वैसे जो भी उनकी सौतेली माता है उनके साथ भी वैसा ही व्यवहार है। इसलिए तो भरत बोलता है कि मेरी माता होने के बावजूद भी वन में जाने के बाद वो कैकेयी को बोलता है, भरत, कि तू मेरी माता शोभा नहीं देती,
तू राम तुझे अपनी माता मानता है और माता करके पुकारता, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ देता हूं, नहीं तो मैं मार डालता। इतना वो क्रोध आ गया था भरत को, मैं कुछ ना कुछ कर बैठता, लेकिन राम तुझे माता बोलता है तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। ये राम का जो संबंध है सभी के साथ, ये बहुत ही बढ़िया है। ये कुटुंब कैसा होना चाहिए, यह आदर्श दिखाई देता है। रामायण यानी क्या? रामायण यानी अगर पढ़ना है तो कुटुंब व्यवस्था अगर समझेंगे तो रामायण समझ में आ जाएगा। तो निस्वार्थ भाव से संबंध है। और दूसरा, योग की भाषा में कहा जाए तो कुटुंब व्यवस्था, ये अगर हम निस्वार्थ भाव से संबंध रखते हैं, जिसके भी साथ संबंध रखेंगे निस्वार्थ भाव से रखेंगे, प्यार से रखेंगे, तो अपने आप यम नियम पाले जाते हैं। यम नियम अलग से पालने की आवश्यकता नहीं। यानी मेरा भाई, मैं उसको कैसे मार सकता हूं, अहिंसा आ गई। प्रामाणिक रहना, ये सत्य आ गया। चोरी कैसे कर सकते एक दूसरे की, अस्ते आ गया। और साथ में रहते बहू बेटिया, माता भाई बहन, सभी साथ में रहते, बड़ा कुटुंब है। और साथ में रहने के बावजूद भी ब्रह्मचर्य का पालन बहुत ही पवित्रता से होता है। एक दूसरे के प्रति जो भाव है वह निस्वार्थ भाव है, अद्वैत भाव है। ऐसा भाव कुटुंब में दिखाई देता है। कुटुंब में इसलिए कुछ जमाखोरी करने की आवश्यकता नहीं है। जो मेरा है वो सभी का है, सभी का है वो मेरा है। और इतना उदार भाव है। ऐसा एक एक अगर देखेंगे तो पूरा आनंदी कुटुंब है। कोई दुख नहीं है, दुख आने पर भी बहुत ही सहर्ष स्वीकारते हैं। कोई हिचकिचाहट नहीं है। संघर्ष हो या दुख हो, कोई संकट हो या कोई समस्या हो, वह सहर्ष आनंद से स्वीकारने वाली जो कुटुंब पद्धति है वो बहुत ही समझने जैसी है। जो भी किया है सब मिलकर करते हैं। मेरा कर्तव्य मैं करता हूं, मेरा कर्तव्य निभा करके दूसरों को भी मदद रूप होता हूं। यह कुटुंब है, आनंदी कुटुंब है। सानंदम सदनम सुताश्च सुधी हरेक विवेकी। उनकी बुद्धि, जो भी बेटे हैं छोटे हैं, वो बचपन से ही विवेक करने लगे। सारा सार जो भी बात है, योग्य अयोग्य क्या है, उनको समझ में आता है, क्योंकि अध्ययन किया है। शरीर भी अच्छा है, दष्ट पुष्ट है, तो योग करते, व्यायाम करते, सूर्य नमस्कार करते हैं। और जो पत्नी और पति के बीच का संबंध है वो प्रिय संबंध है, वो अव्यभिचारी संबंध है। दूसरों का विचार नहीं, केवल पति पत्नी से ही संलग्न रहते, यानी मन से शरीर से एक दूसरे से संबंधित है। अव्यभिचारी भक्ति है। भक्ति या तो प्रेम, ऐसा एक दूसरे का संबंध है। और प्रिय भाषिणी है, कांता प्रियम भाषिणी। सन्मित्रम, उनके जो मित्र है वो सन्मित्र है, अच्छे मित्र है, वह धनवान है। या तो जो भी मित्र है वह संकट आने पर वो खड़े होते हैं मदद करने के लिए। और जिसके मित्र अच्छे ना, उसको सुख मिलता है। अमित्रस्य कुतः सुखम, जिसको मित्र नहीं उसको सुख नहीं मिलता। अच्छे मित्र होने चाहिए। ऐसे सन्मित्र जिसके पास है वो अच्छा कुटुंब है। और जो सेवक है वो आज्ञाधारी है। और जो राजा है या तो स्वामी है, वह सेवक को सेवक नहीं समझता है, उनको उनके लेवल का दर्जा देता है, सम्मान देता है। आज की दुनिया में भी, आज के काल में भी जो प्रधानमंत्री को देखेंगे तो जिन्होंने वाराणसी का मंदिर का काम किया, 2-2, 3-3 साल तक उन्होंने मेहनत की। और जिन्होंने मेहनत की उन पर पुष्प वृष्टि की, उनके साथ बैठे।
उनके साथ भोजन किया। जिस जमीन पर वो बैठे थे उस पर बैठे। यह आज भी हो सकता है। राम का जो कुटुंब है वो आदर्श कुटुंब, राम जैसा जीते वैसा जी हम सकते। हमारे जीवन में भी राम को अपना सकते जैसे कि वैसा। ये उदाहरण स्पष्ट दिखता है, प्रत्यक्ष हम देख सकते हैं, हमारे जीवन में भी ला सकते हैं। हम भी पाठशाला में एक दूसरे के साथ कोई भी संकट हो, संघर्ष हो, उसमें खड़े रहते हैं, एक दूसरे को साथ में लेकर चलते हैं। खाना भी सभी ने खाया नहीं खाया देखते हैं, किसी को लगा बीमार पड़ा तो एक दूसरे की शुश्रूषा करते हैं। ये अच्छा कुटुंब है, ये कुटुंब बन करके हम रहते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और जो राजा के पास जो सेवक है वो आज्ञाधारी होते हैं, यानी इतना सम्मान मिलने के बावजूद भी जो भी स्वामी बताता है करने के लिए तैयार है। अपना काम छोड़कर इधर उधर भटकते नहीं है। जो भी कर्तव्य मिला है अपना निभा कर फिर मिलने के लिए आते हैं तो ठीक है, नजदीक से भी जाते हैं तो अपना काम नहीं छोड़ते हैं। ऐसे वो सेवक है जिनके घर में आतिथ्य, जो भी अतिथि आता है उसका सम्मान किया जाता है, आदर किया जाता है। भोजन या तो पानी उनको दिया जाता है, उनको घर जैसा सम्मान मिलता है। और भगवान का पूजन होता है, सुबह शाम प्रार्थना होती है, त्रिकाल संध्या होती है, हर रोज मिष्ठान्न होता है। मिष्ठान्न यानी जो भी शाक भाजी या तो रोटी है वो मिष्ठान्न समझकर खाते। ऐसा कुटुंब आदर्श कुटुंब है, धन्य है, जिनके घर में साधो संग यानी सज्जनों का संग होता है। जो भी उनके घर आते हैं वह सज्जन आते हैं और उनका संग, या तो अगर नहीं आते तो वो उनके पास जाते मिलने के लिए, यानी जो भी अच्छे विचारों वाले हैं उनके साथ रहते हैं। जो भी हमें भटकाने वाला है उसके साथ वो ज्यादा संग नहीं करते। ऐसा कुटुंब साधो संगम उपासते सततम धन्यो गृहस्थाश्रम। ऐसा गृहस्थाश्रम धन्य है। उधर स्त्री हो या पुरुष सभी को सम्मान दिया जाता है। इंद्रियों पर संयम है, व्यक्तिगत जीवन ऊंचा है, सामाजिक जीवन या तो कौटुंबिक जीवन बहुत ही आदर पूर्वक जिया जाता है। धैर्य से काम लेते हैं। स्त्री की जो भूमिका है उसको सम्मान मिलता है। वह भी अव्यभिचारी पति के साथ जुड़ी है और वह अपने घर को चलाती है, सभी को सम्मान देती है। अर्थव्यवस्था उसके हाथ में, घर की अर्थव्यवस्था। वह राज्य भी संभाल सकती है। पालयिष्यति मेदिनीम, सीता के बारे में महर्षि वशिष्ठ कहते हैं कि इंद्रिय संयमी है और बहुत ही विशाल दृष्टिकोण रखने वाली है, उदार है और सभी को सम्मान देने वाली है, सभी को समान भाव से देखने वाली है। और यह अभ्यास उसका अच्छा है। वो राजकारण जानती है, अर्थकारण जानती है, कुटुंब में अच्छी रहती है। इस तरह ये सभी को अपना समझती है, ये अच्छी तरह से पालन करेगी। इतना विश्वास के साथ महर्षि वशिष्ठ बोलते हैं। तो स्त्री शिक्षित है। ये कुटुंब व्यवस्था, ये शिक्षण व्यवस्था से निकलती है। हमारा जीवन अच्छा बनता है तो हमारा कुटुंब भी आगे जाकर के अच्छा बनेगा। आगे जाकर के पत्नी भी अगर इस प्रकार पढ़ी हुई है, ऊंचा शिक्षण ली हुई है, तो वो दोनों का पुत्र भी, उनकी प्रजा भी अच्छी होगी। ये कुटुंब व्यवस्था जिनकी अच्छी, इसका मतलब उनका शिक्षण अच्छा हुआ है। और राम काल में शिक्षण व्यवस्था ये पायाभूत है, वो फाउंडेशनल, वो एजुकेशन सिस्टम है। और ये बहुत ही अभ्यासने जैसा है। हमारा जीवन भी रामायण से शिक्षित हो। रामायण का अध्ययन ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिन्होंने रामायण का अध्ययन किया, महाभारत का अध्ययन किया, वो शिवाजी महाराज बने, छत्रसाल बुंदेला बने, राणा प्रताप बने। अगर ऐसा पढ़ते हैं तो एक तेजस्विता आ जाती है, शक्ति आ जाती है। शक्ति आने के साथ
धैर्य भी, संयम भी आ जाता है और इतना सर्वांग सुंदर ऐसा जीवन बनता है। सभी दृष्टिकोण से सर्वांग सुंदर और अच्छा शिक्षण मिलना चाहिए। ये शिक्षण का फाउंडेशन होने के कारण कुटुंब व्यवस्था अच्छी बनी है। अलग अलग दृष्टिकोण से हम रामायण की ओर देखते हैं। ये बालकांड इधर समाप्त होता है, आगे देखेंगे क्या होता है। तब तक रुकते हैं।